क्या आप डरते हैं लोगों के सामने बात करने में? क्या आपको ये नहीं पता कैसे आप अपने कम्युनिकेशन से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताने वाली हूं जिससे आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं जो पब्लिक में लोगों के सामने किसी भी सिचुएशन में किसी भी टॉपिक पे बात कर सके और वो अपना इन्फ्लुएंस लोगों पे क्रिएट कर सके। सो आई नो दिस इज अ टॉपिक विच इज आस्क्ड बाय मेनी ऑफ यू, तभी मैंने सोचा कि आज मैं इसके बारे में ही आपसे बात करती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड बी अ कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें लार्ज स्टेज पे बहुत सारी ऑडियंस के सामने बात करनी है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब हम किसी भी एक छोटे ग्रुप से बात करते हैं तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग होता है। कहीं पे किसी के साथ कोई मीटिंग करते हैं वो भी पब्लिक स्पीकिंग होता है। वन टू वन कॉन्वर्सेशन जहां टीचर के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ, एम्प्लॉय के साथ, अपने किसी अननोन इंसान के साथ अगर हम बात करते हैं, ये सब पब्लिक स्पीकिंग का ही पार्ट है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, मैं यहां सिर्फ लार्जर ग्रुप की बात नहीं कर रही हूं। यहां पर मैं वन टू वन कॉन्वर्सेशन, ग्रुप कॉन्वर्सेशन, ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, हर चीज की बात कर रही हूँ। Before we should dive in this particular topic, let me tell you, I am अंजू जिंदल। मैं एक ट्रेनर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और एक करियर ग्रोथ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं स्टूडेंट्स की, प्रोफेशनल्स की, हाउसवाइफ्स की हेल्प करती हूँ ताकि वो अपने करियर को एक्सेलरेट कर सके कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू और करियर हैक के थ्रू। मैं एक मिशन पे हूँ। वो मिशन ये है कि मैं 10,000 से ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो कि अपने कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ग्रोथ ला सके अपनी लाइफ में। ये ग्रोथ बिजनेस में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, करियर में हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज लानी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छी लानी है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, रिलेशनशिप बेटर करने हैं, कोई भी सिचुएशन की बात कर लीजिए, यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, अ गुड पब्लिक स्पीकर। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल लाइफ को भी बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ में ये सब बेटर करना चाहते हैं, यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। Now, when I talk about a communicator, who is a communicator? Just tell me guys, आपको क्या लगता है कम्युनिकेटर कौन होता है? Now, हम बात करेंगे आज हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल की। तो मैंने आपसे यही पूछा है कि कम्युनिकेटर कौन होता है आपके हिसाब से? हु इज अ कम्युनिकेटर? क्या वो एक कम्युनिकेटर होता है जो इंग्लिश में बात कर सके, जिसकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि बहुत ही फ्लुएंट तरीके से बात कर पा रहा है, या वो कम्युनिकेटर होता है जो अपनी बात आप तक पहुंचा सके? आप किनके साथ कोरिलेट कर पाते हैं? क्या बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात करने वाले लोगों के साथ कोरिलेट कर पाते हैं, या फिर उन लोगों के साथ जो रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रेजेंट करते हुए, आपको ध्यान में रखते हुए, आप किस तरीके से समझेंगे उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पॉइंट को आप तक पहुंचाते हैं? आई नो मेजर ऑफ यू विल से कि जो जो इंसान सामने वाले को ध्यान में रख के बात करता है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर है। एंड दैट इज वेरी वेरी ट्रू। तो अगर हमें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, एक ऐसा कम्युनिकेटर बनना है जिसको लोग फॉलो करें, जिसकी बात लोग सुने, जिससे कि हम अपने रिलेशनशिप, अपने करियर अपॉर्चुनिटीज बेटर कर सके, तो 6 स्टेप्स और 3 सीक्रेट्स मैं अपने फियरलेस कम्युनिकेटर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में बताती हूँ। उसमें से ये सीक्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सीक्रेट है पुट यू बिफोर मी। ना आप पूछेंगे ये यू और मी कौन है? यू का मतलब है हम जिसके लिए बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑडियंस। अगर हम बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो जिसके साथ सामने आप बात कर रहे हैं, जो ऑडियंस है, जो लिसनर है, वो होगा यू।
अगर आप 1-to-1 कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो लिसनर है, वो होगा यू। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यूअर होगा यू। अगर आप किसी टीचर से बात कर रहे हैं तो टीचर होगा यू। अगर आप अपनी किसी फैमिली मेंबर से बात करें तो वो फैमिली मेंबर होगा यू। और यहां पर मी होगा मैं, जो कि बात कर रहा है, जो स्पीकर है, जो कम्युनिकेट कर रहा है। तो हम जब कम्युनिकेशन करते हैं हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो सामने वाला है, यू है, उसको पहले रखना है अपने आप से। कितनी सारी प्रेजेंटेशंस, कितनी सारी क्लासेस, कितनी सारी स्पीचेस में ऐसा होता है कि जो स्पीकर होता है वो सिर्फ अपने बारे में ही बताया जाता है, विदाउट इवन कंसिडरिंग कि जो ऑडियंस है वो चीजें सुनना भी चाहती है कि नहीं। मैंने जब अपना ये कम्युनिकेशन का टॉपिक शुरू किया, मैंने पेन एरिया पे बात करते हुए शुरू किया। मैंने टॉपिक यही स्टार्ट किया कि कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जबकि बहुत सारी स्पीचेस में सिर्फ और सिर्फ जो हमें डिलीवर करना है उसके बारे में बात करी जाती है। नाउ दोनों में फर्क क्या होगा? जब आप सिर्फ वो बोलते हैं जो आपको बोलना है, तो हो सकता है लिसनर वो सुनना ही नहीं चाहता हो, सामने वाले का उसमें अपना कोई फायदा या कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता है। और एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल वांट टू लिसन और टू डू थिंग्स जिसमें हमारा बेनिफिट हो। दैट इज वाई हमें यू, सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अपने आप से। हमें किसको आगे रखना है? यू को आगे रखना है, लिसनर को, ऑडियंस को, जो सुन रहा है उसको आगे रखना है। यू विल से ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम कैसे किसी को जान सकते हैं? तो इस पे मैं आऊंगी बाद में, जिसको हम पोसेक मेथड के थ्रू करते हैं। बट इसमें अगर मैं बोलूं तो सिंपली आपको क्या चीज फॉलो करनी है? कोई भी स्पीच देने से पहले, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने से पहले, क्लास कंडक्शन शुरू करने से पहले, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो स्पीच, वो क्लास, वो सेशन, वो कम्युनिकेशन किसके लिए है, उसको क्या चीजें पसंद आएंगी। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर क्या सुनना चाहेगा? क्या आपके बारे में सुनना चाहेगा या ये सुनना चाहेगा कि आप कैसे इंटरव्यू देकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होंगे? अगर आप एक पब्लिक स्पीच दे रहे हैं जहां पर आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाना चाहते हैं, वहां पर अगर आप अपने बारे में बताए जा रहे हैं तो लोगों को वो ज्यादा अच्छा लगेगा या कैसे उनकी प्रॉब्लम, पेन एरिया सॉल्व हो रहा है वो ज्यादा बेनिफिशियल उनको लगेगा? ऑब्वियसली जहां पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है उनको अपने लिए कुछ रेलेवेंट दिखेगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको सबसे पहली चीज पुट यू बिफोर मी के हिसाब से जो करनी है किसी भी स्पीच, किसी भी कॉन्वर्जेशन से पहले, वो ये है कि नो योर ऑडियंस। ऑडियंस कौन है, उनका एज ग्रुप क्या है, किस रीजन को बिलोंग करती है, क्या उनके कल्चर है, क्या वो सुनना चाहते हैं, क्या उनके प्रॉब्लम एरियाज है, कितने टाइम तक वो आपको सुनेंगे, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके की वोकैबुलरी, इंग्लिश हिंदी मिक्स आपको यूज करना है, हिंदी सिर्फ यूज करना है या सिर्फ इंग्लिश यूज करना है, ये सब पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विच वी डू नॉट डू। अगर हमें कोई स्पीच या कोई कॉन्वर्जेशन करनी होती है, हमें जो बोलना होता है हम सिर्फ वो बोलने लग जाते हैं विदाउट इवन कंसिडरिंग द ऑडियंस। So that is why I am telling again and again, you need to put you before me. राइट? जो मुझे उनको एक्सप्लेन करना है, डेफिनेटली दैट आई विल एक्सप्लेन, बट टेकिंग केयर कि कितना उनके लिए रेलेवेंट है और क्या तरीके से उनको समझ में आएगा। नाउ यू विल आस्क कि अब हम कर कैसे सकते हैं, हम कैसे हर टाइम सामने वाले को समझ सकते हैं? तो इसके लिए सिंपली आई हैव अ वेरी सिंपल 5 स्टेप फॉर्मूला। डू यू वांट टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या आप लोग सब जानना चाहते हैं क्या वो फॉर्मूला है जो कि आपको ऑडियंस को समझने में, अपने लिसनर्स को समझने में हेल्प करेगा और साथ में एग्जीक्यूशन आपका बहुत अच्छा करेगा? तो वो फॉर्मूला है POSEC method. This is the method I am talking of. Here, POSEC are 5 steps जो आपको किसी भी स्पीच से पहले, कॉन्वर्जेशन से पहले, किसी कम्युनिकेशन होने से पहले फॉलो करने हैं। Now you can definitely say कि कई जगह पर रैंडम कम्युनिकेशन होती है। आई अंडरस्टैंड रैंडम कम्युनिकेशन होती है, बट
90% केसेस में आपको पता होता है कि आप किसके साथ बात करने वाले हैं, कितनी आपको बात करनी है, ये आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप पहले उन 90% कम्युनिकेशन पे तो काम करें। क्यों हम उन 10% कम्युनिकेशन के बारे में सोचे, क्यों ना उन 90% कम्युनिकेशन के लिए सोचे जो कि हमें पता है कि हमें उसमें क्या करना है। सो let us just start with this 5-step formula, which is POSEC. How many of you want to learn this formula? This is a very simple formula. हम लोग ये जनरली फॉलो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और जब मैं बताऊंगी आप कहोगे यस इट इज जनरली फॉलोड। बट जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब हम कहीं पे बात करने की बात करते हैं, हम इसको भूल जाते हैं। एंड ये मेथड डेवलप्ड है आफ्टर लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ स्टूडेंट, I was not a good communicator. I was a backbencher because I did not have an environment जैसे आप लोग के साथ है। मेरी फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, किसी को कम्युनिकेशन करने में या इन चीजों में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। दो माय पेरेंट्स एंड माय ग्रैंडफादर वाज अ गुड कम्युनिकेटर एज फार हिंदी लैंग्वेज वाज कंसर्न। उनके बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स कह सकते हो या नोन एक्वेंटेंसेस होते थे जिनको वो बहुत जल्दी चार्म कर लेते थे। तो मैं कई बार ये वंडर करती थी हाउ इज इट पॉसिबल। पॉसिबिलिटी सिर्फ ये थी कि वो लोग सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते थे। मैं समझने की कोशिश करती थी ये ऐसा होता क्यों है। आप भी अगर अपने एल्डर्स के पास जाकर कभी उनकी कम्युनिकेशन सर्च करें, देखें, तो आप देखेंगे कि वो लोग ना जो भी उनसे बात करता है उसके बारे में फोकस होकर, कंसर्न होकर बात करते, ना कि अपनी बात उनको सिर्फ बताने की कोशिश। एंड दैट इज वेयर द रिलेशनशिप एंड द कनेक्शन इज मेड। और जब एक कनेक्शन बन जाता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, वो आते हैं जो आपको चाहिए। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर की तरह आगे आते हैं। यू टेक एनी नेम हु यू फील इज अ गुड कम्युनिकेटर, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जैसे कि बिल गेट्स, जैसे कि रतन टाटा, ये सब अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं। और ये लोग हमेशा दिल जीतते हैं अपनी बातों से, और उनकी बातों में सिर्फ सामने वालों के लिए चीज होती, कभी भी अपने बारे में नहीं बताने की कोशिश करते। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न, कि हमें जब भी कम्युनिकेशन करनी है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, यू नीड टू पुट यू बिफोर मी, यू इज द लिसनर एंड द ऑडियंस। मुझे लगता है ये पॉइंट अभी तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखें यू बिफोर मी, यू बिफोर मी। जिस समय ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, आप ये समझ लीजिए आपने अपना पब्लिक स्पीकिंग का जो यू कैन से ड्रीम है वो फुलफिल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप उठा लिया है। लेट अस जस्ट मूव टू POSEC method, which is combination of 5 steps, and the steps are: P is for planning, O is for organizing, S is for streamlining, E is for execution, and C is for control. कम्युनिकेशन को छोड़ देते हैं, हम एक जनरल सिनेरियो की बात करते हैं जो हमारी सबकी लाइफ में कभी ना कभी अभी तक हुआ होगा। मान लीजिए आप एक पिकनिक या एक ट्रिप पे जाने की बारे में सोचते हैं, तो क्या आप वो ट्रिप के लिए सिर्फ कुछ कपड़े उठाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं? नहीं ना। व्हाट यू डू, यू प्लान फर्स्ट। यू प्लान कितना डिस्टेंस होगा, कैसे जाएंगे, कौन कौन जाएगा, कम्युनिटी मेथड क्या होगा, कितना समय लगेगा आने जाने और वहां रहने के लिए, कितना एक्सपेंस आपको प्लान करना है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, प्लान करते। फिर प्लान करने के बाद इफ सपोजिटली देयर आर 5 मेंबर्स, 5 फ्रेंड्स जिनको जाना है, तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हैं कि कैसे कम समय में हम सबको अलग अलग स्पॉट से पिकअप करेंगे और फिर एक साथ उस ट्रिप के लिए निकलेंगे। तो ऑर्गेनाइज और स्ट्रीमलाइनिंग करते हैं कि जो इकट्ठे एक जैसे टास्क है उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं और चीजों को एक के बाद एक ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर उस ट्रिप के दौरान कोई एक इंपॉर्टेंट स्पॉट आता है जहां पर आप रुकना चाहो और वो बीच में ही पड़ रहा है, तो आप उसको भी कवर करते हुए जाते हैं। तो दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। फिर ये सब प्लानिंग में आप बहुत सारा समय बिताते हैं। समय बिताने के बाद नाउ द डे अराइव्स, जब आपको स्टार्ट करना है।
तो आप एग्जीक्यूशन, मान लीजिए आपको 6 बजे निकलना था, आपने गाड़ी मंगवा ली है, 6 बजे आपने अपना पैकिंग वगैरह करके सब गाड़ी में लोड कर दिया, बट जो 5 लोग थे उसमें से एक जो इंसान है वो डिले कर देता है, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल है, तो आप उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। मे भी आप क्या करोगे, जो टाइम वहां वेस्ट हुआ, जो रास्ते में कहीं पे आपका रुकने का प्लान था उसको कट डाउन करेंगे, या आप तीसरे किसी मेंबर को बोलेंगे कि जब तक दूसरा इंसान रेडी होता है यू कम एट दिस स्पॉट, ताकि हमारा टाइम बच सके। तो आप एग्जीक्यूशन में कंट्रोलिंग करते हैं। सेम वेज हम जब शॉपिंग करते हैं, हम यही चीज करते हैं, हम प्लान करते हैं हमें क्या क्या शॉप करना है, फिर अगर सेम रास्ते में चीजें पड़ती हैं तो उसको ऑर्गेनाइज स्ट्रीमलाइन करते हैं। एग्जीक्यूशन के समय कोई चीज नहीं मिलती है तो हम उसका ऑल्टरनेटिव देखते हैं कंट्रोल करने के लिए उसको। तो जब हम शॉपिंग में प्लानिंग करते हैं, कहीं घूमने जाने के लिए, ट्रिप पे जाने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो क्यों नहीं कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीच देने से पहले प्लानिंग की जाए। इसीलिए मैंने कहा ये जो मेथड है, पोसेक मेथड, हम नोइंगली अननोइंगली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एंड पब्लिक स्पीच इज नथिंग, इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रियल लाइफ। एंड अगर हम पोसेक मेथड उसमें भी यूज करना शुरू कर दें तो हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर डेफिनेटली बन सकते हैं। हम सामने वालों पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात दूसरों को पहुंचाएंगे, बट मेकिंग श्योर कि वो उसको इंटरेस्ट के साथ सुने और उनकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो। नाउ जस्ट टेल मी, मैंने कितने सिंपल मेथड के थ्रू जो हम सब फॉलो करते हैं उसके थ्रू पब्लिक स्पीकिंग जैसी चीज जो कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, मेरे लिए भी थी, अब नहीं है, तो कितना इजी बन जाएगा वो चीज। आज भी जब मैं अपना सेशन या कोई कम्युनिकेशन टॉपिक, क्लास, कुछ भी अगर स्टार्ट करती हूँ, आई डू फॉलो दिस स्टेप्स। इसको फॉलो करने से मुझे बेनिफिट ये होता है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो कर पाती हूँ, और अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ भी तो उसको भी कैसे हैंडल करना है, इसके लिए इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस दी गई है। तो व्हाट डू वी नीड टू फॉलो? अगर हम सामने वाले के हिसाब से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ऑडियंस के हिसाब से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, हमें बोसेक मेथड फॉलो करना है, विच इज नथिंग, जस्ट प्लान, organize and streamline the things, start the execution and control if something happens in it. ये चीज आप प्लीज याद कर लीजिए because this is really really very important. So let us just start with the POSEC method, which is plan, organize, streamline, execute and control. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान कैसे करना है किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी भी स्पीच के लिए। जब मैं प्लानिंग की बात कर रही हूं, प्लानिंग में कुछ चीजों का जो हमको ध्यान रखना है वो है, सबसे पहले आप पता करेंगे कि आपकी ऑडियंस कौन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर ये आप नहीं प्लान करते हैं, ये आपको नहीं पता, तो बाकी कितना भी प्लान कर लीजिए वो सब बेकार है। जब हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑडियंस किस डेमोग्राफ को बिलोंग करती है, उसका एज ग्रुप क्या है, क्या वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, क्या वो हाउस वाइफ्स हैं, क्या वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर मिक्स क्राउड है, ये आपको जानना जरूरी है। उनका कल्चर क्या है। अगर आप पर्टिकुलरली कहीं पे मान लीजिए साउथ इंडिया में कोई स्पीच देने जा रहे हैं किसी कॉलेज के अंदर, तो वहां पर आपको कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कम्युनिकेशन या स्पीच को करना पड़ेगा। बिलीव्स क्या है, उनके वैल्यूज क्या है, किस तरीके से वो आपकी स्पीच को सुनने आए हैं, क्या उनका रीजन है उसके पीछे सुनने का, उनका पेन एरिया क्या है। जब आप ये सब जान लेते हैं then it is very easy for you to make the content. कंटेंट तो देखो वही रहता है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस आप उसकी वोकैबुलरी चेंज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स चेंज कर सकते हैं, क्या आपको शेयर करना है, क्या बात करनी है वो आप शेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप एक मीटिंग के लिए जाते हैं जो कि एक हरियाणा के छोटे से गांव में है ना। अगर आप वहां पर बहुत ज्यादा फॉर्मल बात करेंगे, फॉर्मल तरीके से ड्रेसअप होके जाएंगे,
तो हो सकता है जिससे आप मिलने गए हो वो आपके साथ कनेक्ट ना कर पाए, बिकॉज वहां के लोग बहुत सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और उनको अगर आप बहुत ज्यादा फॉर्मल होके जाएंगे तो वो आपके साथ कनेक्शन बना ही नहीं पाएंगे। जबकि अगर आप वहां पर एक सिंपल ड्रेसअप में जाएं और बहुत ही बेसिक वोकैबलरी के साथ उनको क्या फायदा होगा ये एक्सप्लेन करें, तो कहीं ना कहीं द कनेक्शन विल बी डेवलप एंड द रिजल्ट विल बी बेटर। यही ऑपोजिट हो सकता है अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हो, वहां पर आपने फॉर्मली ड्रेसअप नहीं किया हुआ, आप फॉर्मली ग्रीट नहीं कर रहे किसी से, मिलते समय अपनी वोकैबुलरी और फोकस एरिया अलग तरीके से बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो रहे हैं, तो वहां पर रिजल्ट इसी चीज का अलग आ सकता है। तो बेसिकली ऑडियंस दो डिफरेंट थी, इसीलिए मुझे अपनी प्लानिंग किस तरीके से बात करना है, कैसे बात करना है, ये चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले ये प्लान करना है, दैट इज ऑडियंस कौन है उसको देखना है। दूसरा, आपको डेटा ऑथेंटिकेट करना है। आप जो भी बात करने वाले हैं जिस भी टॉपिक पे, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो इट वेल, योर डेटा इज करेक्ट, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। बिकॉज अगर आपने पहली मीटिंग में या किसी स्पीच में, किसी कम्युनिकेशन के दौरान, इवन इन योर इनफॉर्मल या पर्सनल रिलेशनशिप में, अगर आपने कोई गलत डेटा या गलत इंफॉर्मेशन पास कर दी, वो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत हार्मफुल है। और जहां ट्रस्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनते। हम क्यों स्पीच देना चाह रहे हैं? हम इसलिए स्पीच देना चाह रहे हैं ताकि जो मेरी बात है वो सामने वाले तक पहुंचे। सामने वाला तभी तो आपकी बात सुनेगा जब वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा, वो आपसे ये समझ पाएगा कि यू आर सेइंग द राइट थिंग। तो अगर आपका डेटा किसी भी पॉइंट पे गलत होता है, इंफॉर्मेशन गलत होती है, या सिर्फ उनको ये लगता है कि आप सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, रियल लाइफ नहीं होता, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता और वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होने में बहुत ज्यादा एक पॉइंट बनता है। तो इसीलिए अगर आपको ट्रस्ट बनाना है, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप क्या डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं और पूरा उसको ऑथेंटिकेट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी के साथ भी बात करते समय हैव अ ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप। मेक श्योर कि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, आज के समय में कोई भी एडवर्टीजमेंट्स पे नहीं बिलीव करता। आई आई कैन 100% श्योर कि आई कैन से 100% विथ श्योरिटी दैट एड्स हम सिर्फ फन के लिए देखते हैं। आज के समय इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हम लोग उसका पैकेट पढ़ते हैं। वाई? बिकॉज जो एड्स होती हैं, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इवन वो लोग सिर्फ वो डेटा प्रेजेंट करते हैं जो कि सेल करने में हेल्प करे, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते। कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने से अगर आप दूसरे को ये भी बता रहे हैं कि क्या चीजें उसको मिलेंगी और क्या नहीं मिलेंगी, तो आप एक अंडरस्टैंडिंग बेटर क्रिएट करते हैं। हो सकता है सही हो सकता है कि आप अगर सिर्फ पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं तो पहली बार सेल या जो आप चाहते हैं वो हो जाए, बट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए वो आपके लिए गलत तरीके से रिटर्न आएगा। तो इसीलिए एक अंडरस्टैंडिंग बेटर प्रेजेंट करने के लिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का प्लान करें। टाइम अगर 10 मिनट है तो उस डेटा को 10 मिनट में ही सारी इंफॉर्मेशन देते हुए बताइए। अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे में उस पूरे डेटा को प्रेजेंट करिए, बट पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होगी, और अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होगी तो रिजल्ट्स डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई डू अंडरस्टैंड कि हमें ऑडियंस को ध्यान में रखना है, डेटा करेक्ट होना चाहिए, बट ओनली स्पीक व्हाट यू बिलीव। आपका जो पर्सनल टच होता है उस पूरी कम्युनिकेशन के दौरान वो उसमें गायब नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं, जैसे मैं इस मेथड में बिलीव करती हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसके बारे में बात कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा रियल लाइफ ये एग्जाम्पल है, इसीलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बता पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज बताऊंगी जो सिर्फ बुकिश हो, जो रियल लाइफ में ज्यादा बेनिफिट ना दे, जो पहले किसी से आजमाई नहीं गई हो, तो मैं इतने कॉन्फिडेंटली उसके बारे में नहीं बात कर पाऊंगी। तो ऑलवेज स्पीक व्हाट यू बिलीव, ताकि आपका टच उसमें से ना खत्म हो। प्लान करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज करें। नाउ यू विल से कि छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेट मी टेल यू वन थिंग,
आप क्वांटिटी पे फोकस करना चाहते हैं या क्वालिटी पे? अगर आप 10 लोगों से मिल रहे हैं, मान लीजिए आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप रिजल्ट्स, सेल्स ज्यादा चाहते हैं या फिर मीटिंग ज्यादा करना चाहते हैं? ऑब्वियसली रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के लिए यू नीड टू फॉलो दीज ऑल थिंग्स। आई विल नॉट से कि इस पे दिन दो एक पूरा या एक हफ्ता दो। आपके पास अगर 10 मिनट भी है ना पूरे कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए, मेक श्योर कि 10% ऑफ द टाइम आप प्लानिंग को दें। रेस्ट अगर आपको 10 मिनट मिले एग्जीक्यूशन करने के लिए तो 10 मिनट एग्जीक्यूशन करें, बट उससे पहले 2 मिनट कम से कम प्लानिंग को दे दें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीमलाइन प्लानिंग के अंदर ही आ जाता है, एग्जीक्यूशन और कंट्रोल साथ में चलता है। अगर आप 10 मिनट की कोई स्पीच देने वाले हैं तो उसमें से 10% टाइम प्लानिंग को दीजिए, तो 12 मिनट्स अपने लिए रखिए, कम से कम 2 मिनट प्लान करिए, ठीक है, फिर 8 मिनट एग्जीक्यूशन में करिए और 2 मिनट बाद के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, क्वेश्चन आंसर लेने में उसके लिए रखिए। ये करने से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। एनीवेज अगर हम मीटिंग के लिए जाते हैं तो हम ट्रैवल तो करते ही है ना, तो व्हाई टू वेस्ट दैट ट्रैवलिंग टाइम, यू कैन प्लान एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कार में कहीं जा रहे हैं, पेपर लीजिए, वहां पे प्लानिंग कर लीजिए, है ना। तो प्लानिंग इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्लान कर लिया, यू आर 50% देयर विथ योर स्पीच। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, नर्वसनेस काफी कम हो जाती है, आपको पता होता है आपको क्या बोलना है, आप फंबल नहीं करते, आप कभी भी डरेंगे नहीं, फियरफुल नहीं होंगे, आप फ्लुएंटली अपनी बात दूसरे को बता पाएंगे और रिजल्ट्स भी काफी हद तक वही आएंगे जो आप चाहते हैं। इसीलिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन टेल यू बाय माई एक्सपीरियंस की जब भी स्टूडेंट्स, जैसे हम एक्टिविटीज करते हैं, प्लान करके अपनी स्पीचेस डिलीवर करते हैं ना, उनका उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, जिस तरीके से वो फ्लुएंटली बोलते हैं, वो बिल्कुल ही अलग होता है। आप अभी ये आजमा सकते हैं, जस्ट टेक 2 मिनट्स और किसी भी टॉपिक पे रैंडमली बात करना शुरू करिए। आप देखेंगे आप फंबल करेंगे, आप नर्वस होंगे, आप बोलेंगे मेरे से होगा ही नहीं। लेकिन अगर उस 2 मिनट में पहले आप 30 सेकेंड सिर्फ प्लान कर लेंगे कि अच्छा ये टॉपिक है, इस पे ये बोला जा सकता है, ये कहा जा सकता है, ऐसे कहा जा सकता है, इसके बाद ये पॉइंट हो सकता है, तो आप देखोगे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस पर बात कर पाओगे। एक स्पीच होता क्या है? पब्लिक स्पीच एक अननोन एनवायरनमेंट में जाके एक स्पीच देना ही तो होता है, किसी स्ट्रेंजर से बात करना ही तो होता है। अगर हम किसी अपने फ्रेंड या रिलेटिव से बात करें तो उसे पब्लिक स्पीच थोड़ी कहेंगे। अगर मैं अपने बॉस जिससे कि रोज मिलती हूँ उनसे बात करें तो उसे तो पब्लिक स्पीच नहीं कहेंगे। हाँ, अगर एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन है, दैट इज अ पब्लिक स्पीच। अगर एक किसी स्ट्रेंजर के साथ मीटिंग है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है जिससे आप पहले नहीं मिले, दैट इज अ पब्लिक स्पीच। तो अननोन या अनएनकाउंटर्ड सिचुएशन में जब आप कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज पब्लिक स्पीच। तो आप बेसिकली प्लानिंग की मदद से ये कर रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को जान रहे हैं पहले से, और जब आप इस सिचुएशन को जान लेते हैं, द कॉन्फिडेंस इज हाई, पॉजिटिव, एंड आपको फ्लुएंसी पता होती है कि आपको कब क्या करना है, रिजल्ट बहुत हद तक वही आएंगे जो आप चाहते हैं। नाउ जैसे कि हमने पहला स्टेप ऑफ पोसेक मेथड जो कि प्लानिंग है वो खत्म कर लिया है, क्या आप इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट अभी देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करें इफेक्ट ऑफ पोसेक, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी दे सकूं। सो द एक्टिविटी विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला अभी मैं पार्ट बता रही हूं, इसके बाद 3 पार्ट्स और मैं दूंगी। जब आप एक एक करके पूरा पार्ट खत्म कर लेंगे और 4th पार्ट जब आपका खत्म हो जाएगा, तो जो भी आउटकम होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। आप शेयर करेंगे, आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बिना पोसेक मेथड को यूज किए हुए और पोसेक मेथड को यूज करके एक स्पीच प्रिपेयर करने में। और उसके बाद मैं इंडिविजुअली आपके फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में ही शेयर करूंगी। सो आर यू 100% कमिटेड टू डू दिस टास्क? क्योंकि आप अगर ये टास्क आज कर लेंगे, आप पहला एक्शन ले लेंगे और आगे की आने वाली स्पीचेस या पब्लिक कम्युनिकेशंस में आप इसको फॉलो करेंगे। तो टास्क ये है कि मैं अभी आपको एक टॉपिक दे रही हूं, आपको पहले उस पे एक कंटेंट लिखना है या रिकॉर्ड करना है वीडियो फॉर्म में, और फिर पी
या प्लान स्टेप यूज करते हुए पोसेक मेथड का उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्लान करना है। जब आप ऐसा करेंगे, एक एक करके पूरे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं आपको, बाकी की जो भी स्टेप्स होंगे मैं बाद में बताऊंगी। टॉपिक है यूज ऑफ इंग्लिश इन डेली लाइफ। ये आपको आपकी ऑडियंस के लिए प्रिपेयर करने, और जो ऑडियंस है वो 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन डेली लाइफ। और ये ऑडियंस क्या है? 10th और 11th। मैंने आपको ऑडियंस भी दी है ताकि आप प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर सके। ये आपको स्कूल के अंदर बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, और सिर्फ आपको 3 मिनट मिलेंगे टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए। तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है जो बिना किसी प्लानिंग के, जैसे आप नॉर्मली पब्लिक स्पीचेस अपने प्रिपेयर करते हैं, वो आपको बोलनी है। उसके बाद पी या प्लान स्टेप यूज करते हुए पोसेक मेथड का आपको प्लान करना है पूरा टॉपिक। इंटरेस्टिंग है? पहला स्टेप आप सब कर रहे हैं, आई बिलीव। आपको करना है, और कोशिश करें ये वीडियो खत्म होते होते तक आप इन स्टेप को फॉलो करें। वीडियो के खत्म होने के आधे घंटे बाद तक आपको ये रिकॉर्ड कर देना है। एंट्री सिर्फ मैं आधे घंटे तक लूंगी, उसके बाद नहीं, क्योंकि अगर आपने आधे घंटे में कर लिया तो ही आप करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। राइट? सो वीडियो जिस टाइम भी अपलोड हो रहा है उसके सुनने के बाद, आधा घंटा सुनने के लिए, 1 घंटा सुनने के लिए, और उसके बाद आधा घंटा आपके रिकॉर्डिंग्स आने के लिए। उसके बाद जो आएंगे रिकॉर्डिंग में, उस पर कोई भी एनालिसिस नहीं देने वाली हूँ। So are you ready and geared up to take the action right now? अगर हाँ, तो अभी ये एक्टिविटी करें। मैं आपको रियल लाइफ में ही करके दिखा रही हूं, और आपको ये करना है ताकि आप इसका इम्पैक्ट देख सकें। Now let us just move to step number 2. Now step number 2 और जो step number 3 है, हम ये दोनों एक साथ ही समझेंगे, बिकॉज ये दोनों को अलग करना थोड़ा मुश्किल है और दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 है ऑर्गेनाइज, और स्टेप नंबर 3 है स्ट्रीमलाइन। व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्गेनाइज एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रीमलाइन? मान लीजिए अगर हम एक दिन मार्केट के लिए निकलते हैं और वहां पर मुझे 4 से 5 काम करने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे का अगर मेरे पास टाइम है इसको करने के लिए, तो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ कि किस समय निकलूंगी और किस समय मैं वापस आऊंगी, कितना टाइम लगेगा, ये सबको ध्यान में रखते हुए फिर स्ट्रीमलाइन करती हूँ। जिस भी रास्ते से मुझे जाना है, तो जो जो शॉप्स या जो जो काम उस रास्ते में पड़ेंगे वो मैं पहले करती जाती हूँ, ताकि मेरा कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। तो स्ट्रीमलाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रीमलाइनिंग। ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रीमलाइन जैसे कि मैंने बताया एक साथ चलेंगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में, पब्लिक स्पीच करते समय ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है टेलर द मैसेज एज पर द ऑडियंस, as per the time you have, as per the situation you are in. And streamlining का मतलब है आपको relevant content एक साथ करना है, ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई टॉपिक या कोई पॉइंट तो 2-3 बार बोल दे, रिपीटेशन हो जाए किसी पॉइंट की, या आप कुछ पॉइंट्स मिस कर दे। तो ऑर्गेनाइज क्या करेंगे? मैसेज को अपने, कंटेंट को अपने। इसमें आपको क्या, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? अब कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होगा ये आपको उसके अंदर देखना है, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। वोकैबुलरी, वर्ड्स क्या यूज करेंगे। देन यू कैन इनोवेट यूजिंग डिफरेंट विजुअल एड्स, या कुछ भी ऐसा यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो फॉर्म में आपसे बातचीत कर रही हूँ, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स रियल लाइफ ले सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। देन आंसर्स देते हुए, मैंने अपना पहला टॉपिक ही जब शुरू किया, शुरू में ही मैंने क्वेश्चन रेज किया कि क्या आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए अपनी स्पीच को कर रही हूँ। तो मैंने ऑर्गेनाइज किया ताकि मैं आपके पॉइंट को या आपके मेन पेन एरिया को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पीच को दे सकूं या अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकूं। देन एग्जाम्पल शुड बी प्रेजेंटेड। ये सब मुझे अपने पूरे कंटेंट में रखना है, चाहे 2 मिनट की प्रेजेंटेशन हो, चाहे 1 घंटे की स्पीच हो, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी ही रखनी है। राइट नाउ स्ट्रीमलाइन कैसे करेंगे? स्ट्रीमलाइन करने के लिए पीआईपी अप्रोच होता है। कुछ ज्यादा इसमें ध्यान रखने वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब हम पीआईपी की बात करते हैं, पहले जैसे ही टॉपिक्स
स्टार्ट हो, आपकी स्पीच स्टार्ट हो, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, वन टू वन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, आपको पर्पस बताना है। As मैंने जब अपनी स्पीच ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया, क्वेश्चन से स्टार्ट किया, आपके साथ एक कनेक्शन क्रिएट किया, जो कि था क्या आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन से, तो पर्पस डिफाइन किया कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा, जो लोगों के ये मेन पेन एरिया होगा वो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस बतानी है आपको। इंपॉर्टेंस मतलब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो जो मेन इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर टॉपिक को या इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को सुनने की, स्पीच को सुनने की, आप वो उसको ले डाउन करेंगे अपने ऑडियंस या लिसनर के सामने। उसके लिए क्या है ये बताएंगे इंपॉर्टेंस में। जब आप ऐसा बता देंगे, आप एक एक करके जो आपने पॉइंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं वो बताते जाएंगे, प्रिव्यू करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास 10 मिनट है एक प्रेजेंटेशन को देने के लिए, मुझे 10 मिनट मिले हैं, 10 मिनट की स्पीच होगी। तो मैं क्या करूंगी, उससे पहले 10 मिनट्स टाइम प्लानिंग के लिए रखूंगी। जब मैं प्लानिंग करती हूँ तो ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रीमलाइनिंग ऑलरेडी हो रही है साथ में। तो अगर मैं बोलूँ तो दोनों प्लानिंग के अंदर ही होता है, बट अलग अलग स्टेप है, क्योंकि पहले पार्ट जो प्लानिंग में है उसमें सिर्फ मुझे लोगों को जानना है, डेटा ऑथेंटिकेट करना है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रीमलाइन में एक्चुअली कंटेंट को ड्राफ्ट कर रही हूँ, पॉइंट्स लिख रही हूँ मेजर मेजर, और इसको पॉइंटर फॉर्म में आप बनाकर रख लेंगे ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रीमलाइनिंग के अंदर। तो पहले 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब स्पीच के लिए है मेरे पास, तो अगर तो मेरे पास 1 से 1.5 मिनट मैं प्लानिंग के लिए रखूंगी। प्लान करने के बाद अब ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रीमलाइन करने के लिए फिर से 10 मिनट, 10% ऑफ द टाइम रखूंगी, विच इज 1 मिनट। राइट नाउ वी विल स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग पार्ट। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये स्टेप्स फॉलो करें ताकि हमारी स्पीच उसी तरीके से लोगों के सामने जाए जिस तरीके से मैं उनको पहुंचाना चाह रही हूँ। तो पहला पार्ट या पहला स्टेप था प्लान करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आता है ऑर्गेनाइज करना कंटेंट को और स्ट्रीमलाइन करना कंटेंट। एग्जाम्पल, जब मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सेशन लेने के बारे में सोचा, तो मैंने प्लान किया कि कौन मेरी ऑडियंस होगा। तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, हाउस वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मैं एग्जाम्पल्स अलग अलग लेके चल रही हूँ उसके हिसाब से। जो मैं डेटा प्रेजेंट कर रही हूँ ये एक रियल लाइफ सिनेरियो से लिया गया है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यूज किया है, इसीलिए मैं डेटा आपके साथ प्रेजेंट कर रही हूँ। शुरू से लेकर एंड तक सारे पॉइंट्स कवर कर रही हूं ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जहां पर आप मिस कर सके। तो मैं ऑथेंटिकेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। फिर मैंने ऑर्गेनाइज किया कि कौन सा पॉइंट कैसे मुझे प्रेजेंट करना है। हो सकता था ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने वीडियो पे आपको दिख रहा है ये ना दिखता, तो उससे क्या होता, सब कुछ हैफजेड मैनर में होता, हो सकता है आपको समझ में ही नहीं आता क्योंकि एक सिस्टम नहीं था। तो मैंने उसको सिस्टमैटिकली ले डाउन किया कि कैसे आप ऑडियंस को अपनी इन्वॉल्व करेंगे या उनसे बेटर रिजल्ट्स पाएंगे विद द हेल्प ऑफ पोसेक मेथड। नाउ पोसेक मेथड में एक एक स्टेप मैंने बनाया और उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर रखा, स्ट्रीमलाइन किया ताकि रेलेवेंट एक जैसी जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार में कवर हो जाए, है ना। फिर मैंने आज एग्जीक्यूशन शुरू किया और एग्जीक्यूशन करते समय अभी सपोजिटली अगर लाइट चली जाए तो व्हाट विल आई डू, उस तरीके से मुझे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। या कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए टाइम ज्यादा लग रहा है तो कहीं और मुझे टाइम को कट डाउन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं पूरा पोसेक मेथड अपने स्पीचेस में यूज करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जितने भी स्टूडेंट्स ने इनको यूज किया है पोसेक मेथड को, दिस इज वन ऑफ द methods which I teach in my Fearless Communicator Blueprint program. So we are done with these steps of POSEC method, जिससे कि आप ऑडियंस को इम्पोर्टेंट दिखाते हुए अपने पॉइंट्स उनको उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे आप एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं अपने ऑडियंस पे, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी कर पाते हैं, एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाते हैं। बिफोर आई शुड मूव फर्दर लेट मी टेल यू कि ये एक ऐसा मेथड है जो मेरे 3 सीक्रेट्स में थे, जो कि फियरलेस कम्युनिकेटर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम का उसमें से है। अगर आप इस तरीके के और सीक्रेट्स और स्टेप्स सीखना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक है, आप वहां पर जाके उसको चेक कर सकते हैं, विच इज फियरलेस कम्युनिकेटर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, और उसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक और चीज, मेरे पास एक 21 डेज का चैलेंज है। इस चैलेंज के अंदर मैं 21 डेज तक आपको टास्क देती हूँ, और वो टास्क अगर आप करते हैं तो आप 21 डेज में काफी इंप्रूव कर पाते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अभी क्लिक करें और अभी ज्वाइन करें। These two things can really take you long way. मेरे जितने स्टूडेंट्स या जितने लोगों ने इसको अभी तक फॉलो किया है, दे हैव फाइंड वेरी बेनिफिशियल रिजल्ट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू उनको लगता था वो नहीं क्लियर कर सकते, उन्होंने क्लियर किया है। जितने अच्छे वर्कर्स कुछ लोग थे, वो अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाते, जिनसे उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी, वो उनको प्रमोशन मिली है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि हम अपने क्लाइंट के साथ सेल्स अच्छे से नहीं कर पा रहे, वो सेल्स अपनी बेटर कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सीक्रेट्स और इन स्टेप्स की वजह से। और आज मैंने आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट शेयर किया, विच इज पुट यू बिफोर मी। और पुट यू बिफोर मी हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ पोसेक मेथड। नाउ आती है पार्ट 2 ऑफ द एक्टिविटी। भूले तो नहीं ना एक्टिविटी को? एक्टिविटी क्या थी कि हम लोग पोसेक मेथड को यूज करते हुए अपना टॉपिक क्या था? टॉपिक यही था कि यूसेज ऑफ इंग्लिश इन डेली यूज। हम इस पे एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनाएंगे, जो कि 3 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी, और ऑडियंस होगी 11th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स, और हमें उनके सामने ये प्रेजेंटेशन देनी है। तो प्लान करते हुए आप अपने टॉपिक, ऑडियंस को तो जान पाए, डेटा इकट्ठा कर पाए। अब आपको क्या करना है? अब आपको ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रीमलाइन, जो सेकेंड और थर्ड स्टेप है पोसेक मेथड के, वो यूज करते हुए अपने टॉपिक को एक एक सिस्टम में, एक कंटेंट में पूरा का पूरा डालना है। इससे क्या होगा? आपने देखा होगा कि जब आपने बिना किसी प्लानिंग के कंटेंट प्रेजेंट किया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर गए थे, और साथ ही साथ आपने कुछ पॉइंट्स को 2-3 बारी भी बोल दिया था। कुछ सिस्टमैटिक एक लॉजिकल ऑर्डर नहीं था आपके कंटेंट का, कुछ भी कहीं पे बोला जा रहा था। बट विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रीमलाइनिंग मेथड, आप देखेंगे कि आपने उस टॉपिक को एक प्रॉपर सीक्वेंस में बताया है, और कंटेंट का एक ऑर्डर बहुत अच्छा था, जिससे कि कोई भी कंटेंट या कोई भी टॉपिक डुप्लीकेट नहीं हुआ, और कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बाद में सोचा कि अरे ये तो पॉइंट मिस हो गया। आपने सारे पॉइंट्स भी कवर किए। तो ये है सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। पहले पार्ट में आपने प्लानिंग करी, ऑडियंस और डेटा और ये सब इकट्ठा किया। सेकेंड पार्ट में ऑर्गेनाइजिंग और स्ट्रीमलाइनिंग को यूज करते हुए आपने कंटेंट को अपने प्रिपेयर कर लिया है। लास्ट के 2 पार्ट्स मैं एक ही बार में आपको बताऊंगी, जो कि बाद में आएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने 4th स्टेप की तरफ, जो कि है एग्जीक्यूशन। नाउ एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल, ये भी साथ साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, हर्डल्स आ जाते हैं, जिनको हमें कंट्रोल करना होता है। तो दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। एंड if you have completed these 3 parts, you are done with 60% of your public speech. Yes, बिना दिए आपने 60% ऑफ द काम जो है वो कर लिया है, और रिजल्ट 60% आपके फेवर में आने वाले हैं, क्योंकि आप प्रिपेयर है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपने सब रेडी कर लिया है। क्या डेटा प्रेजेंट करना है, सब कुछ एड ऑन रेडी है आपके पास। अब आपको क्या करना है? सिंपली सिर्फ जाकर प्रेजेंट करना है अपने टॉपिक। सो नाउ लास्ट 2 स्टेप्स, जैसे कि मैंने बताया, वो एक साथ ही यूज में आते हैं, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, वहां पर स्पीच आप जब दे रहे होंगे, वहां पे कोई इश्यू आता है, कुछ ऑब्स्टिकल आता है, तो आपको उसको कंट्रोल करना होगा। सो लास्ट 2 स्टेप्स आर एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग द स्पीच। दीज 2 आर स्टेप्स जो अब द डे पर होंगे, मतलब जब आपको स्पीच देना है तब आप इसको यूज करते हैं। एंड लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी आप 60% रेडी हैं, तो आपका नर्वसनेस बहुत ज्यादा कम है, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है, और आपको पता भी है आपको क्या करना है। तो इन दोनों स्टेप में इतनी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिंग द कंटेंट, एग्जीक्यूशन का मतलब है आपको अब
स्टेज पे अपने ऑडियंस के सामने, अपने लिसनर के सामने कंटेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करेंगे आप उस समय? सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, पुट एवरी डिस्ट्रैक्शन अवे फ्रॉम यू। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि फोन। मोस्टली आई हैव सीन पीपल कि जब वो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उनका फोन बीच में बज जाता है, या उनके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर सामने बैठे होते हैं, वो उन्हीं की तरफ देखे जाते होते हैं, या वो उनको देख रहे होते हैं जो उनको बिल्कुल नहीं सुन रहे होते हैं। आपको ये डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है। पहला, फोन को साइलेंट मोड पे रखिए और अपने से दूर रखिए। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं या अपना फोन यूज कर रहे हैं, वीडियो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे। प्रॉबेबली जहां पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहां पर अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं, तो उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखें, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरे, वो लोग होंगे जो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो उनकी तरफ भी आपको ध्यान नहीं देना है। ये तीनों डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल दूर रखना है अपने आप से व्हाइल गिविंग अ पब्लिक स्पीच या कम्युनिकेशन करते हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्ट एंड एंड द प्रेजेंटेशन और द स्पीच विद की पॉइंट्स। जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि जब मैंने अपनी स्पीच स्टार्ट की थी, तो मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट की थी, जो प्रॉब्ली आप लोग जानना चाहते थे। तो स्टार्टिंग या एंडिंग में क्या क्या कर सकते हैं आप? स्टार्टिंग में आप ऑडियंस की नीड को डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या आप सॉल्व करने वाले हैं इस स्पीच के दौरान, वो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। पेन एरिया को केटर करना है, कौन सी आपको इस स्पीच के अंदर, वो आप बताएंगे। स्टार्टिंग में ये चीजें करेंगे। जब आती है एंड की बारी, एंड के अंदर यू विल समराइज ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू विल ट्राई टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। जैसे मैं अभी आपके साथ इंटरैक्ट करी हूँ विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। मैंने ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको एक्टिविटी दी है, ताकि हमारा एक इंगेजमेंट हो सके। तो एंड में आप ये कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं पॉइंट को। यहां दोनों जगह पे ध्यान देना जरूरी है। स्टार्टिंग इसलिए ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और आपकी बात सुनने के बारे में सोचे। अगर स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं होगी, सिर्फ आप कंटेंट के बारे में बात किए जाओगे, तो लोग सुनेंगे ही नहीं। और एंडिंग इसलिए अच्छी, या उसमें ये चीजें जरूर करनी है, समराइज और कोई एक्टिविटी या एंगेजमेंट। एक, लोग आपको याद रखेंगे। दूसरा, अगर आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान कोई पॉइंट उन्होंने मिस कर दिया है, क्योंकि आप समराइज कर रहे हैं पॉइंट्स को, तो वो आपकी बात को सुनकर समझ पाएंगे, और जो मिस्ड पॉइंट है वो भी उन तक पहुंच जाएगा। इसके बेसिस पर ही वो आगे का डिसीजन लेंगे। जो भी आपका पर्पस था इस प्रेजेंटेशन को देने का, वो फुलफिल होने में ये हेल्प करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जीक्यूशन के दौरान टाइम पर बिल्कुल ध्यान दें। अगर आपको 10 मिनट मिले हैं ना प्रेजेंटेशन देने के लिए, मेक श्योर कि आप 10 मिनट में उसको वाइंड अप कर दें। और अगर वहां पे पॉसिबिलिटी है अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करने की, क्वेश्चन आंसर्स पूछने की, तो आप वो पूछ सके। कहीं पे मीटिंग के लिए गए हैं, इंडिविजुअल मीटिंग के लिए, तो पहला जो फर्स्ट 10% ऑफ द टाइम होगा, अगर 10 मिनट्स की मीटिंग है, तो 10% जो टाइम होगा, जो कि 1 मिनट होगा, वो हाय हेलो इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट 8 मिनट्स जो होंगे वो आप अपना कंटेंट प्रेजेंट करेंगे। वहां पर आपको ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन एक 2 वे कॉन्वर्जेशन रखना है, ताकि दोनों लोग इकट्ठे बात कर सकें। तो इंगेजमेंट जहां पे भी पॉसिबल हो वहां करें, और लास्ट में समराइज करते हुए, थैंक यू नोट देते हुए, प्लेजर दिखाते हुए अपना मिलने का, नेक्स्ट मीटिंग के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट कैसे हम कनेक्टेड रह सकते हैं, एंड में ये भी बात करनी है। तो टाइम को इस तरीके से डिवाइड करें, जितना भी टाइम है 10% इंट्रोडक्शन के लिए, 10% कंक्लूड करने के लिए, और रेस्ट पॉइंट्स को कवर करेंगे। During the execution, be empathetic towards your listeners. Empathetic का मतलब होता है कि जिस ऑडियंस के सामने आप बात कर रहे हैं, उनको समझते हुए कम्युनिकेशन करिए। आई हैव सीन स्पीकर्स, वो कहते हैं आपको इतना भी नहीं पता, ये तो बेसिक है। नो, हम किसी को भी ये नहीं समझ के कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते कि ये बेसिक है। अगर किसी को आता है या नहीं आता, दैट्स अ सेकेंडरी इशू। आपको जो पॉइंट्स कवर करने हैं वो बेसिक है या आगे के हैं, आपको सारे कवर करने हैं। तो डोंट जज और अज्यूम कि ये लोगों को आता होगा। जो पॉइंट्स कवर करने वो सारे विद पोलाइटनेस, असर्टिवनेस,
पॉजिटिवली कवर करने हैं। इससे कनेक्शन बनेगा। दूसरा, जब आप डिटेल में चीज समझाते हैं तो हो सकता है जो आपका लिसनर हो, वो एक प्री अजम्पशन के साथ सुन रहा हो आपको, वो अजम्पशंस दूर होती हैं और वो खुले दिमाग से आपकी बात को सुनता है। तो एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर डूइंग अ पब्लिक स्पीच एंड यू आर टॉकिंग टू पीपल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग सोचते हैं पब्लिक स्पीकिंग में नहीं चाहिए, वहां तो बोलना ही होता है, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। लिसन, यस, वन टू वन कॉन्वर्सेशन में है तो ट्राई करें दोनों लोग बात करें और पहले क्वेश्चंस के थ्रू दूसरे की बात को समझे कि वो क्या पूछना चाह रहा है। और अगर ग्रुप है ऑडियंस में या आप एक स्टेज पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी सुने, क्या सुन सकते हैं वहां पर, किस तरीके से उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, अगर पॉसिबल हो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस तरीके से वो आपकी बात को सुन रहे हैं, नॉडिंग कर रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इससे आप उनको सुन पाएंगे और वो क्या सोच रहे हैं वो डिसाइड कर पाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ लिसनिंग विच इज एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट डू नॉट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, आल्सो लिसन टू देयर बॉडी लैंग्वेज। इसके ऊपर हम कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी इसके अंदर दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर। नेक्स्ट है व्हाट लैंग्वेज और वोकैबुलरी यू आर यूजिंग, दैट शुड बी एज पर द लिसनर। ये हम वैसे प्लानिंग में कर चुके हैं बट स्टिल हो सकता है ऑडियंस में कुछ वर्ड्स उनको नहीं समझ में आ रहे, तो ट्राई टू एक्सप्लेन दोज वर्ड्स, बिकॉज जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं ऑडियंस को जो आप समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आता है। नेवर एवर एज्यूम कि ये चीजें आती होंगी ऑडियंस को। कीप अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द ऑडियंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हमने पोलाइट लैंग्वेज की बात कर ली, तो ये पॉजिटिव लैंग्वेज क्या है? इसके लिए तीन ही चीजें हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो कर्टियस होनी चाहिए, स्माइल होना चाहिए फेस पे, आई कांटेक्ट होना चाहिए विद द ऑडियंस। आप उनसे ही बात करें, ये नहीं कि आप फोन या प्रेजेंटेशन में देखे जा रहे हो और सामने वालों से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं दैट शुड बी पोलाइट इनफ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। लेट मी शो यू कि बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, लेट मी टेल यू कि जब हम कर्टियस बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्माइल एंड सेकेंड इज आई कॉन्टैक्ट। ये दोनों ही एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पॉसिबल हो ट्राई टू हैव दैट ड्यूरिंग योर पब्लिक स्पीच और प्रेजेंटेशन। फिर यूज कर्टियस वर्ड्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, जैसे कि प्लीज, थैंक यू, सम काइंड ऑफ रोल प्ले काइंड ऑफ थिंग, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी कर सकते हैं आप वो करिए। तो ये कर्टियस वर्ड्स भी आपको दूसरे से इंगेज करने में, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा। एंड देन कम्स योर कर्टियस एक्शंस। कर्टियस एक्शंस आर जस्ट हाउ यू मूव योर हैंड्स, कैसे आप नॉड कर रहे हैं, कैसे दूसरे की तरफ रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस क्या है, वो होते हैं कर्टियस एक्शंस। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बोल रहे अरे क्वेश्चन का टाइम तो खत्म हो गया, दैट इज नॉट कर्टियस। अगर आपको मना भी करना है, you can tell in a way कि you can say okay, this is a question which I really appreciate, but let me just connect to you after the speech and let me discuss the question with you। तो आपने मना भी किया क्योंकि स्पीच का टाइम खत्म हो रहा था, बट आप उसको आंसर भी करेंगे बाद में और बाद में उसको आंसर करिए। तो कहीं पे भी रिजिड बिहेवियर बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। पॉजिटिव अप्रोच के लिए कर्टियस बॉडी लैंग्वेज, कर्टियस वर्ड्स एंड कर्टियस एक्शंस आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये तो ऑल इन ऑल हमेशा होना चाहिए एक इंसान के अंदर। देन इफ पॉसिबल हैव अ टू वे कम्युनिकेशन। जब आप वन टू वन पब्लिक स्पीच के अंदर है या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब तो ये हो ही जाएगा। ग्रुप में भी अगर कहीं पे भी पॉसिबल है क्वेश्चंस पूछकर आप उनको इंगेज कर सके कम्युनिकेशन में तो करिए। जैसे आप क्वेश्चन पूछकर हाथ रेस करने के लिए बोल सकते हैं, आप उनसे कमेंट्स मांग सकते हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। तो ये सब चीजें उनको आपका मैसेज पहुंचाती हैं और दूसरा कुछ सोच रहा अगर है तो वो भी समझने में हेल्प करती है, प्रमोट करती है दूसरे को ये समझने के लिए कि आप इंटरेस्टेड हैं उनकी बात सुनने में, और इस तरीके से इंगेजमेंट एक पॉजिटिव इंगेजमेंट बनता है। तो एग्जीक्यूशन के दौरान वैसे तो काफी सारी चीजें हैं जो आती हैं, बट ये अगर मेन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखी गई तो इट इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। टू स्टार्ट ऑफ दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप ध्यान रखेंगे जब आप प्लानिंग प्रॉपर कर रहे हो ना। फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ पोस्टेक मेथड, काफी हद तक ये चीजें आप प्रिपेयर कर पा रहे हो, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पर इन चीजों को कंट्रोल करना है।
नाउ यू नो व्हाट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ पोसेक मेथड। तो आपने जो स्पीच प्रिपेयर की थी, कंटेंट जो प्रिपेयर किया था ऑन द यूसेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डेली लाइफ फॉर 11th एंड 10th स्टूडेंट्स, जिसकी आपको प्रेजेंटेशन देनी है, अब आती है एग्जीक्यूशन की बारी उसकी। तो ये पार्ट में आपको क्या करना है, अपना फोन उठाना है, स्मार्टफोन पे वीडियो रिकॉर्डर ऑन करना है और अपनी 3 मिनट की स्पीच रिकॉर्ड करनी, अज्यूमिंग आपके सामने 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं। जब आप ऐसे स्पीच रिकॉर्ड करेंगे, आप एग्जीक्यूशन के पॉइंट्स को ध्यान में रखें। तो पहले आप क्या कर सकते हो, रिहर्स कर सकते हो। एकदम से मत स्टार्ट करो बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है शायद आप जो कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पहले वीडियो फोन अपना उठा लीजिए, उसका वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके 2-3 बार रिहर्सल कर लीजिए। रिहर्स करके उसको एक बार एनालाइज कर लीजिए कि कहीं पे कुछ चेंजेस की जरूरत तो नहीं है, आर यू डूइंग एवरीथिंग गुड। एंड देन जब आपको लगे कि काफी हद तक चीजें ठीक है, रिकॉर्ड करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स के अलावा मैं एक लिंक और डाल दूंगी जहां पर आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपडेट कर सकते हैं, ताकि मेरी कम्युनिटी के पैनल के पास डायरेक्टली पहुंचे और जल्दी आंसर आपको मिल सके। दो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर मिल जाए। अब आती है लास्ट स्टेप जो कि पोसेक मेथड का है। वैसे वो एग्जीक्यूशन के दौरान ही चलता है, बट मैंने आपको ये एंड में इसलिए बताने का सोचा बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट। यहां पर आती है प्रॉब्लम। कई बारी कुछ ऐसा हो जाता है स्पीच के दौरान जो आपने पहले से अज्यूम नहीं किया होता, क्योंकि हम सब कुछ पॉजिटिव 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 ही सोच के चलते हैं। तो हम उस केस में क्या करें? लेट मी शेयर वन एग्जांपल विद यू। मुझे कॉलेज में एक स्पीच देनी थी और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करती थी एज ए ग्रुप लीडर, वो मेरा टास्क था, वो था एक पर्टिकुलर टेक्निकल लैंग्वेज जावा के ऊपर। तो मैंने टॉपिक वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ हो गया। नाउ व्हाट हैपेंड इज, कुछ पोर्शन मुझे देना था और कुछ पोर्शन एक और सेल्स टीम की जो एग्जीक्यूटिव थी उसको देना था, ताकि वहां पर सेल्स के बारे में भी बात की जा सके। अब स्टार्टिंग दूसरे एग्जीक्यूटिव ने करनी थी, फिर बीच में मेरा काम था पूरा जावा के बारे में इंफॉर्मेशन और सब कुछ देना, कोर्स क्या है एवरीथिंग, और एंड में सेल्स पिच उसको ही देनी थी। हुआ क्या, जब स्पीच का टाइम आया, शी वॉज लेट एट दी वेन्यू। अब मैंने स्टार्टिंग के बारे में तो सोचा ही नहीं था, ना मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया, क्योंकि वो मुझे तो देनी ही नहीं थी। दी टीम जो वहां पर प्रेजेंट थी, वहां पे बोला गया कि अब उसको तो टाइम लग रहा है और हमारे पास 1 ही घंटा है जो हम स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम वेट नहीं कर सकते, यू शुड स्टार्ट ऑफ विद स्पीच। एक ऑप्शन ये हो सकता था, आई शुड हैव सेड नो 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 आई कांट डू इट, हाउ विल आई डू, दैट वाज नॉट माय पार्ट एंड एवरीथिंग स्टफ लाइक दैट। क्या होता उससे, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता और जो टाइम था वो खराब होता, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती, और जो इंप्रेशन होता शायद मेरा भी खराब होता मेरे बॉसेस पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैंने उनसे बोला होता, ओके जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट्स मी जस्ट हैंडल हाउ टू गो हेड विद इट एंड आई कैन स्टार्ट ऑफ इट। तो ऑब्वियसली मैं पूरा तो नहीं कर सकती थी जो उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ था, बट देन विद 2 मिनट्स टाइम आई प्लान व्हाट ऑल आई कैन से इन दिस स्टार्टिंग। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, जो पूरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था वो वाला पोर्शन मैंने पूरा नहीं बताया। मैंने सिर्फ बताया कि हम कहाँ से हैं, क्या करने आए हैं, कितने लोग हैं, क्या आपको बताने आए हैं, ये सब बताते हुए मैंने अपना कंटेंट स्टार्ट कर दिया। तो मेरे कंटेंट को कुछ 40 मिनट्स लगने थे, 10 मिनट्स उनकी स्टार्टिंग थी और 10 मिनट्स उनकी एंडिंग थी, 60 मिनट्स का पूरा कंटेंट डिलीवरी था। तो अब मुझे 45 मिनट्स तक अब मैं बोली। मीनवाइल मेरी सेकेंड टीम मेंबर आ गई थी एंड शी वाज वेरी हैप्पी दैट आई हैंडल। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन छोड़ के शी टोल्ड अबाउट यू नो the organization, why it is there and for how long it is there, how we are working, etc etc। और बाद में उन्होंने सेल्स पिच भी अपनी प्रिपेयर करी और एंड में रिजल्ट बहुत अच्छा आया। डेफिनेटली स्टूडेंट्स को किसी को पता नहीं लगा कि ऐसा कुछ गूफ अप हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है। सो यही होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। ये तो एक बड़े इवेंट का है, हमें तैयार रहना चाहिए किसी भी ऐसी चीज के लिए जो कि प्रॉब्लम हो सकती है।
तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करना है। दूसरा, फीडबैक्स लेने हैं। फीडबैक्स ऑर्गेनाइजेशन या टीम या कोई भी ले सकता है। आप ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप खुद लेते हैं फीडबैक, दैट टेल्स यू कि आप ओपन है फीडबैक के लिए। और ये फीडबैक सिर्फ रिटन फॉर्म में नहीं होता, ये क्वेश्चंस के थ्रू आप जो पूछते हैं उनके थ्रू लिया जा सकता है। नॉन वर्बल जो रिएक्शंस होते हैं आपकी ऑडियंस के, उससे पता लगता है कि वो क्या सोच रहे हैं, तो ये फीडबैक आप उनसे इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो कंट्रोल में फीडबैक ले सकते हैं। पहला, आप कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको रिजॉल्व करिए। दूसरा, फीडबैक लीजिए, और ये फीडबैक आप फर्दर फिर अपनी स्पीचेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफी हद तक फीडबैक में आपको लिखने को जरूर देना चाहिए, सिर्फ पॉइंटर्स नहीं होने चाहिए, पॉइंटर्स के साथ कुछ लिखने के लिए जरूर होना चाहिए, ताकि आप रियल इंटेंशन फीडबैक में क्या देना चाहता है आपका लिसनर ये समझ पाए। और फीडबैक के बाद रीचेक करिए। स्पीच खत्म हो गई है अगर, तो जब स्पीच खत्म हो गई है, जस्ट डू नॉट फॉरगेट इट, जस्ट टेक 10 minutes टाइम देयर इटसेल्फ, रियलाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू डिड। अगर वीडियो रिकॉर्ड उसका मिल सकता है तो बहुत अच्छा है, उसको एनालाइज कीजिए, क्या उसमें और अच्छा हो सकता था, क्या आपने मिस कर दिया, क्या आपने बहुत अच्छा किया जो आपको फॉलो करना है। जहां पर आपको ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छे मिले वो आपको कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, रीचेक करना है, ताकि जो भी आपने पॉइंटर्स अभी इकट्ठे किए वो आप अपनी नेक्स्ट स्पीच के अंदर यूज कर सकें। And this is how your journey of becoming a good public speaker, a speaker who can influence, a communicator who is liked by people, a communicator who gets result what he wants, is started. इजी थे ना ये 5 स्टेप्स। अब आती है लास्ट पार्ट की बारी ऑफ द एक्टिविटी। नाउ लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है, आपने वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया, अब आप उस वीडियो को सुनिए, देखिए, और फिर उसके बाद उसमें पॉइंट्स बनाइए कि कहां कहां आपको लगता है क्या क्या इंप्रूवमेंट एरियाज हो सकते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जो हम लोग मिस करते हैं। हम लोग हमेशा अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, बाकी लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं फीडबैक के लिए। वो ठीक है, बट अगर जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं ना, वो सबसे अच्छा एनालिसिस होता है, क्योंकि हम अपने लिए सही तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। तो एनालाइज करिए, क्या पॉइंटर्स आपने मिस किए, क्या वर्कआउट करना था, क्या और बेटर हो सकता था, ये सब बनाकर आप अपने नोटबुक में लिखिए, उसकी फोटो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। इससे होगा क्या, नेक्स्ट टाइम जब आप स्पीच देंगे ना, आप इन पॉइंट्स पे जरूर काम करेंगे, और मेरा फीडबैक तो है ही जो आपको जरूर मिल जाएगा, और आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, फिर आगे उसी के बेसिस पे अपनी नेक्स्ट स्पीचेस पे काम कर सकते हैं। आज की ये स्पीच मुझे हाफ एन आवर में जरूर मिल जानी चाहिए, बिकॉज अगर उसके बाद आती है तो एंट्री नहीं ली जाएगी। आई एम सो सॉरी, बिकॉज अगर आप हाफ एन आवर में कोई भी टास्क कर लेंगे तो आप वो कर लेंगे, उसके बाद तो वो डिले ही होना है। सो डू इट राइट नाउ। आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू इट, जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग बाद में सुन रहे हैं रिकॉर्डेड वर्जन, क्योंकि जब आप ये करेंगे तभी आप इस पोसेक मेथड का इम्पैक्ट देखेंगे, तभी आप देखेंगे कैसे आपकी ऑडियंस पे इम्पैक्ट पड़ता है आपके इस पर्टिकुलर सीक्रेट का, जो कि है पुट यू बिफोर मी। तो अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, अगर आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं अपनी ऑडियंस पे, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है एक सिंपल सा सीक्रेट, जो कि है पुट यू बिफोर मी, जिसके लिए आप फॉलो करेंगे पोसेक मेथड। पोसेक मेथड के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें 3 स्टेप्स प्लानिंग के रिलेटेड है और 2 स्टेप्स एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है आपके कंटेंट को। P is for प्लानिंग। प्लानिंग के दौरान आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने कंटेंट को, और स्ट्रीमलाइन भी करना है, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और डुप्लीकेशन ना हो पॉइंट की। फिर उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है कंट्रोल को, और एग्जीक्यूशन के समय आपको कंट्रोल करना है। ये अगर आप फॉलो करते हैं, योर स्पीचेस विल बी गुड, रिजल्ट ओरिएंटेड, एंड व्हाट रिजल्ट यू वांट यू विल बी गेटिंग दैट। एंड आज के इस सेशन से आपकी जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग इन्फ्लुएंशियल पब्लिक स्पीकर, अ गुड कम्युनिकेटर हैज स्टार्टेड। सिर्फ आपको जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है वो पूरी करनी है। उस एक्टिविटी के अंदर आपको एक वीडियो कंटेंट बनाना है, जो कि होगा यूसेज ऑफ इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ, और ये कंटेंट होगा 10th और 11th स्टूडेंट्स के लिए। बनाकर
इसको ऑर्गेनाइज और स्ट्रीमलाइन करना है, फिर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मुझे भेजना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर आप भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपलोड कर सकते हैं। भेजने के बाद एनालाइज करना है अपने वीडियो को, और जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं कि जिस पे आपको काम करना है, वो आपको नेक्स्ट स्पीच के लिए रेडी करना है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। मिलती हूँ नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, जिसमें मैं आपको कुछ और नई चीजें बताऊंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है एज फार एज कम्युनिकेशन एंड करियर ग्रोथ इज कंसर्न। बी कनेक्टेड विथ मी थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज यहाँ पर इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, राइटिंग स्किल्स, सोशल मीडिया स्किल्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं डालती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जब आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करना जरूर ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी नई वीडियो जब मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएटली आ जाएगा एंड यू कैन वॉच दी वीडियो। आप मेरी एक वीआईपी कम्युनिटी है उसका पार्ट भी बन सकते हैं, जिसका नाम है करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड। वो कम्युनिटी में मैं लाइव आपके साथ कनेक्ट होती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करती हूँ जो कि मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं। कम्युनिटी का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करें, अभी ज्वाइन करें, बिकॉज अभी ये सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में ये पेड हो सकता है। सो दैट इज इट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।